एमएसक्यू के कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाए थे और आज हम लोग 5 और क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, टेस्ट भी अटेंड करें। तो 5 क्वेश्चन के बाद आज का छठा क्वेश्चन जो हमने शुरू करने वाले हैं वो ये है कि कास्ट आयरन इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड बिकॉज ऑफ। क्यों होता है डिफ़िकल्ट, ये बताइए ना। तो लो डक्टिलिटी के कारण होता है, हाई कार्बन कंटेंट या टेंडेंसी टू क्रैक ऑन कूलिंग ड्यू टू हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो इसमें सही ऑप्शन है बी और सी, ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट और ड्यू टू टेंडेंसी टू क्रैक ऑन कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अबाउट अल्यूमिनियम वेल्डिंग। सो एल्यूमिनियम वेल्डिंग में क्या होता है? सो इट इज़ जनरली डिफिकल्ट टू वेल्ड एल्यूमिनियम पार्ट्स बाय नॉर्मल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। सही बात है, बिल्कुल होता है ऐसा। हार्ड एंड ब्रिटल अल्यूमिनियम ऑक्साइड फिल्म इज फॉर्म्ड एट द वेल्डेड जॉइंट, ऐसा भी होता है। और अल्यूमिनियम की हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। एंड द फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम हैज़ गुड वेल्डेबिलिटी, नहीं होती है, तो ये गलत है आपका। एल्यूमिनियम हैज़ गुड वेल्डेबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पाइप्स दिए हुए हैं, 2 पाइप दिए हुए हैं जिनका इनर डायमीटर 100 मिलीमीटर है और आउटर डायमीटर 110 मिलीमीटर है और इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है फ्लैश बट वेल्डिंग से। पावर सप्लाई जो यूज हो रही है वो है 30 वोल्ट और एट द इंटरफेस 1 मिलीमीटर ऑफ मटेरियल मेल्ट्स फ्रॉम ईच पाइप। दोनों पाइप में से 1 मिलीमीटर मेल्ट हो रहा है, मीन्स दोनों साइड से दोनों पाइप की 1 मिलीमीटर मेल्ट हो रही है। और इनकी जो रेजिस्टेंस वो है 42.4 ओम और यूनिट मेल्ट एनर्जी हमें दिया हुआ है 64.4 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 64.4 मेगा जूल यूनिट एनर्जी है, तो टोटल वॉल्यूम को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल एनर्जी निकल जाएगा। और वही तो पूछा है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और टाइम भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट कर दिया है। फॉर्मूला आप जानते हो, π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। और हमने कुछ नहीं किया इसमें, क्योंकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर यहाँ पर देखो, इसे मिलीमीटर स्क्वायर है तो उसे हमने कैसे कर दिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। थिकनेस यहाँ पे 10⁻³ मीटर हो गया क्योंकि 1 मीटर है। फिर ये हमारा एनर्जी दिया हुआ है मेगा जूल में, उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। सो टोटल एनर्जी हमारा आ गया 212.32 जूल। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई परेशानी होगी। अगला स्टेप है हमारा टाइम कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी क्लास 12 में, आपको पता होगा V²/R×T होता है एनर्जी का फॉर्मूला। और एनर्जी आपको पता है, इसे इक्वल कर दो और टाइम निकाल लो। 10 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो गया हमारा ए और डी हो गया हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्डिंग। इसे बस हमें आराम से पढ़ना है और टिक करना है इसमें। लेज़र बीम वेल्डिंग इज क्लीन हीट सोर्स, वेरी क्विक हीटिंग, वेरी स्मॉल फोकल लेंथ स्पॉट, नो वैक्यूम चैम्बर इज रिक्वायर्ड। सो लेज़र बीम वेल्डिंग में ऐसा ही तो होता है, तो ये सही है आपका। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज क्लीन हीट सोर्स एंड कैन टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम, नो, इसके लिए हमें वैक्यूम रिक्वायर्ड होती है, तो ये गलत हो गया। Ultrasonic welding can be applied welding of refractory metals like niobium, tantalum, molybdenum and tungsten, ये सही है। लास्ट है फ्रिक्शन वेल्डिंग produces a sound and clean joint is created due to rubbing of two parts against each other with adequate speed and pressure producing intense heat, rise in temperature above melting point। तो ऐसा ही होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग में, ये भी सही है। तो ए, सी और डी हमारा आंसर हो गया इसमें। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट कोल्ड क्रैकिंग इन स्टील वेल्डमेंट, डिपेंड्स ऑन कार्बन इक्विवेलेंट, सही बात है। हीट इनपुट पे यस, इफेक्टिव थिकनेस पे यस, बिल्कुल सही है। और हाइड्रोजन कंटेंट इन पूल वेल्ड, यस, ये भी होता है। तो ये चारों पे कोल्ड क्रैकिंग इन स्टील वेल्डमेंट डिपेंड करता है। सो कौन कौन से वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं वो आपको पता है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए। इतने तरह के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। वेल्ड पोरोसिटी होते हैं, स्लग इंक्लूजन होते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण भी होते हैं, वेल्ड स्पैटर होते हैं, कोल्ड क्रैकिंग और हॉट क्रैकिंग। अच्छा, तो ये जान लेते हैं कि कोल्ड क्रैकिंग को कैसे हम लोग निपटारा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, इसके रेमेडीज़ हो गए। प्री हीटिंग कर देंगे अगर मटेरियल को तो कोल्ड क्रैकिंग नहीं हो सकता है, ऐसी संभावनाएं होती है। कोल्ड कांस्टेंट वेल्ड पुल कंपोजिशन, अगर वेल्ड पुल की कंपोजिशन कांस्टेंट है
तो भी आप इसे बचा सकते हैं। तो ये 2 तरीके यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। बाकी के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर पढ़ें, अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका पिछले वीडियो का, और इसका आंसर आप ज़रूर बताइए कि वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील के लिए कौन सा फैक्टर है जो इसे इम्प्रूव कर सकता है, लो कार्बन कंटेंट, हाई कार्बन कंटेंट। अगर आपको आता है तो कमेंट करें, नहीं आता तो ये वीडियो देखें ज़रा जल्दी से। और ये आज का चैलेंज क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट ज़रूर करें। टेस्ट भी है डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट भी ज़रूर दें। थैंक यू।